दोस्तों, अगर माँ की दुआ सबसे बड़ी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरी भाभी नाबीना थी, लेकिन मेरे शौहर का पसंदीदा भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती थी। कभी वो कपड़े बदल लेती थी, कभी मैं उसके पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनता था। वो छेड़छाड़ करते हुए मेरे करीब आ जाता था। वो छेड़छाड़ करते हुए, लेकिन एक रात जब मैंने उसके कपड़े बदलने शुरू किए तो मैं हैरान रह गया। जब उस रात मेरे बहनोई शादी के बाद मेरे ससुराल आए तो औरतें, अपने बहनोई के सामने बैठी हुई औरतें अपने बहनोई का ख्याल रखती थीं। मुझे घूर रहा था और मुस्करा भी रहा था। मैं उसकी तरफ एक सरसरी नजर डालता था। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि वो मुझे टिकटिकी की तरह क्यों घूर रहा है। इस वक्त वो 17 साल का था। वो एक अच्छा प्यारा लड़का था, लेकिन 20 मिनट तक तरह तरह की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाइयाँ खिलाती रहीं, लेकिन मेरी भाभी ना तो उठी और ना ही मेरी तरफ देखा। तो मैंने सिर्फ एक जोड़े की तरफ देखा, तो वो मेरी तरफ देखता रहा। इसे मेरी तरफ देखते हुए पाया इसे मेरी तरफ देखते हुए पाया। मैंने दिल में सोचा, ये बड़ा बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी माँ और बड़ी बहन जैसी है। ये कैसे मुमकिन है? वो सबके सामने मुझे घूर रही थी। अब मैं अपने चेहरे पर तंज के साथ इसे घूरने लगा, लेकिन अजीब वो सिर्फ मिजीब पागल आदमी था। वो सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था और मुस्करा रहा था। मुझे इसकी मुस्कराहट पर गुस्सा आने लगा। वैसे भी रस्में खत्म हुईं और मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। इसके ऊपर एजाज भी मेरे कमरे में देर से आया, तो मैं ऊपर एजाज भी मेरे कमरे में देर से आया, तो मैं अकेला बैठा रहा। वो जाकर मेरे करीब बैठ गया। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मुझे इस तरह देखकर बोला, क्या बात है रोबीना? फिर इसने सोचा कि शायद वो कमरे में बहुत देर से आए हैं, इसीलिए नाराज हूं। उसने कहा, मेरे दोस्त आज मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे थे कि ऐसे मौकों पर मुझे आप जानते हैं कि दोस्तों का लालच अपने उरोज पर पहुंच जाता है। वैसे भी एजाज की तारीफ सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया। मेरी भाभी ने मेरे शौहर से जो कहा वो मैंने नहीं दोहराया, ये सोचकर कि वो क्या सोचेंगे। वो आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करने। मेरे शौहर शौहर एजाज, उनका एक ही भाई था, सिर्फ एक छोटा भाई हामिद। इस वक्त घर में वालदेन जिंदा नहीं थे। मैं और मेरे शौहर हामिद थे। मेरी आंख खुली तो जास ने कहा, मैं आज का नाश्ता बाजार से लाया हूं। लेकिन लेकिन देखो, मेरे घर में कोई ऐसी औरत नहीं है जो तुम्हारी ख्वाहिशात को बर्दाश्त कर सके। उसने कहा, इसलिए मैंने आज मेहमान नवाजी की है, लेकिन कल से आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे ये पहले से मालूम था, इसलिए मैंने एतराज नहीं किया। मैं नाश्ता करके बाहर निकला तो मेरी भाभी दस्तरखान पर बैठी थीं। मैं उसके सामने बैठ गया। उसने मुझे सलाम किया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। एजाज दस्तरखान के पास आया तो मेरी बजाय हामिद के पास बैठ गया। उसने अपनी प्लेट में चने डाले, नान तोड़ा और इसे अपने हाथों से खिलाने लगा। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि हामिद अभी तक मेरे सामने बैठा मेरी तरफ देख रहा था। इसे हामिद अपने भाई
की भी परवाह न थी। मुझे अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। ये से अपकच कर कि वो इसे रोक सकता है। और मुझे ये अजीब लग रही थी। और फिर मुझे ये बात भी अजीब लग रही है कि एजाज इसे खुद का लड़का था। वो 17 साल का लड़का था। क्या वो खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, एजाज हामिद खुद खा सकते हैं। आप अपना नाश्ता कर लें। ये सुनकर उसने कहा, रोबीना, हामिद अंधा है, वो नहीं देख सकता। ये सुनकर मेरा लक में मेरे हाथ में ही रह गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो भी एक खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखों का रंग बहुत खूबसूरत था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत उदास था। और अफसोस है कि उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। और ना जाने कितनी बड़ी बातें मैंने एजाज के चेहरे पर डाली थीं। वो बोला। मैंने उसका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं है। एजाज ने कहा, मैं उसका सारा काम करता हूँ, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम उसे अपना छोटा भाई समझकर उसके सारे काम करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। माशाल्लाह, हामिद बहुत हैंडसा होता। मेरी बात सुनकर हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी, मैं वाकई में आपसे मिलना चाहता था, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती है। सिर्फ एक भाभी है और मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। कुछ अरसा पहले हामिद के लिए जो नफरत के जज्बात थे, वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन जब एजाज ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की तो मुझे धचका लगा। जब वो जाने वाला था तो उसने कहा कि तुम हामिद को अपने हाथ से खाना खिलाओगे और कपड़े भी पहनाओगे। खाने के बारे में सुनकर तो ठीक था, लेकिन कपड़ों के बारे में सुनकर मुझे कुछ उलझन हुई। मैंने कहा, एजाज, ये नामुनासिब है। मैं उसे कैसे कपड़े बदलने पर मजबूर करूं? उसने कहा, उसके साथ छोटे भाई, दोस्त जैसा सलूक करो। अब मैं ऑफिस का काम संभालूं या उसे फिलहाल तुम खुद ही संभाल लो। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत परेशान था और सोच रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं, जब मैंने सुना कि हामिद के कमरे से किसी ने मुझे पकारा। वो मुझे भाभी कह रहा था। मैं उसके कमरे में गया तो वो पतलून और बनियान पहने खड़ा था। उसने कहा, ये कमीज मुझे दे दो। पता नहीं भाई ने कहाँ रखी है। मैंने पूरे बिस्तर को अपने हाथों से मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। उसकी कमीज बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उसे कमीज दे दी। उसने असे लगा दिया। मैंने उसे कमीज दे दी, लेकिन वो उसे बेतरतीबी से बटन लगा रहा था। मुझे मजबूरन अंदर कदम रखना पड़ा। मैंने कहा, आप उसे छोड़ दें, मैं आपके लिए बटन लगा दूंगा। मैंने उसकी कमीज के बटन लगाए और वो हो गया। उसने कहा, भाभी, मेरे बाल भी करो। मैंने ड्रेसिंग टेबल से कंघी ली और उसके बालों को किया। फिर उसने कहा, अपना हाथ मुझे दे दो। मैंने कहा। उसने कहा, बस करो। मैंने हिचकचाते हुए उसे अपना हाथ दिया। मैं सोच रहा था कि वो मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहता है। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, बहुत शुक्रिया।
ये कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, उसने कहा। इसीलिए मैं महसूस करना चाहता था कि ये कैसा है भाभी। जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे माँ की मोहब्बत नसीब नहीं हुई। 2 साल कब्ल नसीब नहीं हुई। मेरी वालिदा का 2 साल कब्ल इंतकाल हो गया था। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे उन्होंने मेरा ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद मेरी सीट से जिम्मेदारी जाज भाई पर आ गई। शादी के बाद आपके भी कुछ दिन अच्छे नहीं रहे, तो वो मेरा बोझ बन गया। वो बहुत अदास अदास लहजे में कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर बोझ नहीं हो, और यकीनन मुझ पर नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कराया और बोला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे बहनोई हामिद का रवैया अजीब होने लगा। वो मेरे बहुत करीब आने लगा। अब वो मुझे खुद बुलाएगा और मुझे अपनी कमीज पहनने को कहेगा। मैं इसे ठीक से बटन नहीं लगा सका। कभी कभी कहता कि अपनी पगड़ी से मेरे बाल खुश करो। ये काम वो खुद कर सकता था। मैंने सोचा कि सिर्फ एक भाभी और एक शोहर के साथ मेरे पास में कोई काम नहीं होगा। मेरे पास घर में कोई काम नहीं होगा। लेकिन इस हामिद की वजह से मैं तजब्जब का शिकार था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब उसने भाभी भाभी चीखना शुरू कर दिया। मैं भागकर इसके कमरे में गया और वो हंसने लगा। इसने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था और कहा, मेरे पास बैठकर ये लतीफ़ा सुनो। ये बहुत मज़ाहिका खेज है। वो देख नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। इसीलिए मोबाइल पर कहानियां उनका मशगला था। मैं कहूँगा, क्या आप सुन रहे हैं? मैं खामोशी से सुनता रहा। ठहरो, अब बताओ, बर्तन धोकर पकाऊं या तुम्हारे पास बैठकर लतीफे? सुनो, मैंने उसे प्यार से डांटा और एहसास दिलाया कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, मेरे पास बैठो और मेरे साथ लतीफे सुनाओ। तुम्हें भी अच्छा लगेगा। काम की किया बात है, काम को भूल जाओ। किया काम कभी खत्म होता है। मैं उसके पास बैठ गया और कहा, ठीक है, बताओ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारा दिमाग खा लूंगा। मैंने खड़े होते हुए कहा, खबरदार, जब तुम मुझे फोन करो तो समझो, बस मुझे काम के औकात में फोन करना है, मुझे भी पकाना है। एजाज बिरयानी के बारे में बताकर चला गया है। अब तुम्हें बिरयानी भी पसंद है, ठीक है। और तुम्हें कैसे पता चला कि बिरयानी बनाने में इतना वक्त लगता है? इतनी गर्मी है कि मैं किचन में खड़ा भी नहीं हो सकता। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। मुझे किचन साफ करने में 3-4 घंटे लगे। मैंने बिरयानी बनाई, ट्रफल्स बनाए, अ, कबाब बनाए। मैं मुकम्मल तौर पर थक चुका था। बाहर निकला तो घर गंदा था। मैंने घर की सफाई की और फिर सोचा कि हामिद का कमरा भी साफ करूं। मुझे करना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ, वो चीज़ों को घेरे हुए अपने कमरे की अ, सफाई कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिसे वो फर्नीचर साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये अ, देख कर मैं मुस्कराने लगा।
और बोला, ये क्या कर रहे हो, मैं करूंगा। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीन लिया और उसने कहा, नहीं, तुम थक जाओगे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई ने सारा काम तुम्हारे सर पर रख दिया है। भाभी, ये करो, बस मुझे बताओ, मैं छोटे छोटे काम कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। वो ये बात बड़े तहम्मुल और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस बैठो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बस बैठाया और उसके हाथ में म- मोबाइल थमा दिया। मैंने कहा, तुम सिर्फ वीडियो सुनो। मैंने एक मैंने वीडियो चलाई जिसमें लतीफ़े थे, लेकिन मोबाइल के साथ-साथ उसने मेरा हाथ भी पकड़ा और मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि बैठो, तुमने काफ़ी काम कर लिया है, अब तुम कुछ नहीं करोगे। उसने मेरा हाथ बहुत मज़बूती से पकड़ा और मैंने कहा, उसने मेरा हाथ बहुत मज़बूती पकड़ा और मैंने कहा, छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनाना है। बताओ चाय, आप उसके साथ क्या खाना पसंद करेंगे? क्या मैं आपके लिए कुछ भूनूं? उसने कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस मुझे किचन में ले जाओ और चाय बनाने का तरीका दिखाओ। मैं मुझे फिक्र मैंने कहा, मेरी फिक्र ना करो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उससे छड़ाया और किचन में आ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई। मैंने शामी कबाब भी तले और चाय पिलाई। कबाब खाते हुए वो मुसलसल मेरी तारीफें कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गया। मुझे सुबह से बुखार था, लेकिन एजाज को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसने मुझे बुखार की दवा दी और चला गया। उसने कहा, देखो, बीमार मत पड़ो, मेरा सारा घर अलर्टा हो गया है, जल्दी से बुखार की गोली खा लो और घर में खाना बना लो। दोपहर को भी दफ्तर से खराब खाना खाना पड़ता है और घर आकर बाजार से खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। इसके सामने मैंने कहा, ठीक है, मैं ये करूंगा। लेकिन बुखार की दवा लेने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया था। शायद मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया था। मेरे गले में भी शदीद दर्द था और बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेहोश पड़ा था कि दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसे देखा। वो अपनी छड़ी के सहारे उसे देखा। भाभी अपनी छड़ी के सहारे चलता हुआ मेरी तरफ आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वो परेशान हो गया। मैंने कहा, मैं उठ भी नहीं सकता, मैं तुम्हारा नाश्ता कैसे बनाऊं? उसने कहा, क्या तुमने नाश्ता भी नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, मुझ में उठकर नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है। तुम जाज को फोन करके उसे कहो कि जल्दी घर आ जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो कमरे से निकल गया। जल्द ही मैंने उसे चीखते हुए सुना। ये सुनकर मैं फौरन बैठ गया। ये सुनकर मैं फौरन बेड पर बैठ गया। मैंने अपने बुखार को नजरअंदाज किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। किचन से चीखें आ रही थीं। मैं किचन में आया तो चौंक गया। उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैंने जल्दी से कमरे में रस्सी पर लटका हुआ तौलिया उतार कर हामिद की कमीज पर डाल दिया। वो आग बुझाने लगे, लेकिन इस वक्त तक इसका पेट और बाजू जल चुके थे और वो चीख रहा था।
मैंने उससे पूछा कि तुम किचन में क्या करने गए थे, और कहा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने गया था। वो दर्द और रोते हुए बोला, मुझे कैसे मालूम होता कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से जैस को फोन किया। समफॉर्म फंटांग। हामिद दर्द से यूं कराह रहा था जैसे वो दर्द बर्दाश्त ना कर सके, यहां तक कि उसके पेट और सीने का गोश्त भी जल गया। वो दर्द से कराह रहा था। जब जैस को उसका इल्म हुआ तो वो घर पहुंचा। हामिद का पेट और सीना काफी हद तक जुल गया था और वो रो रहा था। एजाज उसे डॉक्टर के पास ले गया। मैं घर पर था और बहुत परेशान था। एजाज ने फोन किया तो मैंने फौरन फोन उठाया और पूछा, हामिद कैसा? उसने बताया कि उसका पेट और सीना बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मैंने तुमसे कहा था उसका ख्याल रखना। ये कहकर एजाज रोने लगा और कहने लगा, मुझे उसकी बहुत फिक्र है, और कहने लगा बर्दाश्त करने से कासिर है। वो बुरी तरह चीख रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार है। मेरे पास क्या है? मालूम था वो कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बहते एजाज कहने लगते हैं। अस्पताल में ही रंगा तुम मेरी प्रतीक्षा में। मैं कहता हूँ ठीक है। मुझे लगा तो हामिद को अफाक हो जाएगा और वो ठीक होगा, फिर घर आएगा। मैं बहुत ख्याल रखूंगी और चंद ही दिन में तो रहना उंगा चंगा हो जाएगा। लेकिन जो खबर मुझे सुबह को मिली हो रही हो था कि मैं रोने लगी थी कि एजाज आप कहे उसको तो बस जरा सी आग तो लगी थी, जैसे कि कुछ हो सकता है। वो कैसे मर रहा है। मैं रोए जा रहा हूँ तो इजाज कहने के लिए, मेरे दिल को पकड़ने के लिए, मेरे बहुत डॉक्टरों के लिए कि मारने के लिए, मेरे हाथ को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की थी कि डॉक्टरों के लिए बचना दर्दना पड़ रहा था। लेकिन उसे कहलीफ सही नहीं था। जीना है, मुझे बचा लेना। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वे गलती थी। यह सदमा दोनों के लिए बहुत बड़ी थी। मुझे प्राय घर में हामिद की भाभी पुकारने की आवाज आई थी। भागकर जब उसके जाती में तो कमरा देखकर मैं काम कर रही हूँ, रोने लगती। सुनना कि हंसने की उम्मीद मेरे पास आती है से थीज मेरा इजाजत बहुत ज्यादा था। लेकिन यह अरबी हमीद की याद में रोते ही गुजार दिया था। मेरे पास पूरा हुआ और मैं जरर सा इंसान था। बहुत एहसास था तो खुद काश थी कि काश में उड़ जाती थी। बना बनी थी तो यूं ना जलता मेरे घर पर पैदा हुआ था, तो यूं हन्ना जलता मेरे घर पर पैदा हुआ था। जाम को खुश कहने का नाम। आंखें भी आप दीदा हो गई थी। मैं उस बच्चे को सीने से लगा। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें दूसरा हम दे दिया है। अब हमारे गमों का मदाबा के लिए